हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो ये हमारा सामान्य गणित है जो आपके आर्मी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसमें से ये पेपर सेट है जहाँ पर 15 प्रश्न आपके गणित के देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा 9 नंबर का पार्ट है। इससे पहले हमने 8 पार्ट्स इसके ऊपर बना रखे हैं। तो आपको भी ये टेस्ट देना है और आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको कितने मार्क आए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 को आपको हल करना है। तो यहाँ पे इसके बराबर क्या होगा, देखो क्या दिया हुआ है, 0.5 फिर 0.05 फिर क्या है 0.005। इसको हल करना है, बस योग कर दो तो 0.555 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या का 70% यदि 49 है तो वह संख्या क्या है। हमें पता नहीं है कि वो संख्या क्या। मान लो कि वो संख्या x है जिसका 70% यानी कि x गुणा 70 के बटे में 100, वो कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से 0 से 0 चला गया, 7 से ये 7 बार जाएगा, बचेगा क्या, x बटे में 10। अब 10 है, इसको 7 की तरफ ले जाएंगे तो 7 के साथ गुणा होगा यानी कि 70 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू, वो संख्या कौन सी होगी, 70 होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाती है। हमें वो संख्या मालूम करनी है। मान लो कि एक संख्या x है, अब उसको 20% बढ़ाना है, यानी कि 100 पे 20% यदि बढ़ाते तो वो 120 हो जाती। तो x पे कितनी होती, तो इस प्रकार से x गुणा 120 के बटे में 100 कर देना है और उसके बराबर वो क्या हो जाती, 20% बढ़ाने के बाद वो 300 हो जाती है। ठीक है, चलो यहाँ से 0 से ये 0 गया। अब 12 से ये कितनी बार जाएगा, 12 से ये 2 बार और 12 से ये 5 बार। तो x कितना आएगा, 250 आएगा। समझ में आया, बस चलो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या ज्ञात करनी है तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वृत्त के क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और पाई आर स्क्वायर के बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पे आर क्या है, हमारी त्रिज्या जो हमें ज्ञात करनी है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 616 के बटे में क्या आएगा, पाई। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 के बटे में 7। तो 22 के बटे में 7 हम यहाँ पे रखेंगे तो 616 के बटे में 22 और उसके बटे में 7। और आपको पता है हर का हर कहाँ पे जाता है, अंश में जाता है, यानी कि ये 7 कहाँ पे जाएगा, 616 के साथ गुणा होगा। चलो तो 616 के साथ गुणा कर देते हैं किसे, 7 से। चलो अब यहाँ से आप देख सकते हैं 22 से ये कितनी बार जाएगा, पहले 11 से ये, पहले 2 से ये 11 बार, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 8 बार। ठीक है, चलो अब 11 से निकल जाएगा शायद, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, हाँ निकल जाएगी, 11 दूनी 22 और 11 अठम 88। अब 28 गुणा 7 यानी कि 7 8, 8 स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 60 8। 28 गुणा 7 करेंगे तो देखो वर्ग निकालना है तो 28 है तो गुणा करना करो तो भी निकल जाए। 28 को आपके 2 पार्ट्स बनाने हैं। आपको पता है कि 4 गुणा 7 होता है और 7 तो ऑलरेडी गुणाकार में है, यानी कि 4 गुणा 7 का वर्ग। 4 आपको पता है, अब आर स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। तो आर बराबर अंडर रूट के अंदर 4 गुणा अंडर रूट के अंदर 7 का वर्ग, यानी कि 2 गुणा 7। तो आर कितना आएगा आपका, 14 सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यदि आप 28 गुणा 7 करेंगे तो 196 एक आपका आर स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं आर की वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं और 1026 किलोग्राम चावल कितनी बोरियों में भरे जाते हैं। अब एक बोरे में वो कितने चावल भरे जाते हैं, 114 किलोग्राम। तो 1026 किलोग्राम चावल हमें कितनी बोरियों में भरे जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, 1026 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 114 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 14 से ये टोटल 9 बार चला जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1026 किलोग्राम चावल 9 बोरियों में भरे जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
7/14 को हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। इसका कहने का अर्थ क्या है, 7/14 है, इसका कहने का अर्थ क्या है, 7/14 को हम 7 यहाँ पे 7 से 2 बार जाएगा यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 यानी कि यदि 2 में से 1 हो रहा है, अब यही तो हमारा 100% हो तो वो कितना प्रतिशत होगा, यानी कि वो हमारा, आप यहाँ से ट्रिपलेट लगा देंगे तो 100 के बटे में 2 आएगा तो 50% हो जाएगा। डायरेक्ट निकालना है तो 1/2 को आपको 100 के साथ गुणा कर देना है, वो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से भी आप 50% निकाल सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेचे तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बस प्रतिशत हमें निकालना है कि 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में हमने बेचा, तो बट्टा या फिर प्रतिशत क्या होगा। क्या होगा, यदि वस्तु को 80 रुपये में वस्तु को खरीदे 68 रुपये में बेचा, यानी कि 80 में खरीद कर 68 में बेचा, यानी कि क्या होगा, तो 80 माइनस 68 के बटे में 80 गुणा 100। तो 80 में से 68 जाएगा या तो यानी कि 12 के बटे में 80 गुणा 100, तो 4 से ये 3 बार, 4 से ये 20 बार, 20 से ये 5 बार, तो 15% क्या होगा, बट्टा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, बट्टा यानी कि एक प्रकार का क्या है, लॉस ही है। क्या है मेरे दोस्त, एक प्रकार का लॉस है। बस आपको परसेंटेज ऑफ लॉस का फॉर्मूला लगाना है, वो क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, यदि आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, ये आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज भी आपको साथों साथ याद रखने हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 2x तथा चौड़ाई x है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है। आयत आपको पता होता है, आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो और यहाँ पे ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का हो रहा, वो आयत होता है। उसकी क्या दी हुई, लंबाई 2x है और चौड़ाई उसकी कितनी है, x है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। बस यही हमें निकालना है। लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x, यानी कि 2x का स्क्वायर, इसका कितना होगा, क्षेत्रफल होगा। यदि आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2x और x का आपको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको बिना पेन उठाए आपका आंसर आ जाएगा। चलो, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना है। व्यास यानी किसे कहते हैं, व्यास किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है, और वो आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से r आपका 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, और आपको क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। बस पाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, पता है सबको 22/7 होती है, ये आपको याद रख लेनी है। r स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7। चलो तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दू 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के तथा 255 लड़कियां हैं। देखो, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, कोई संगीत विद्यालय है उसमें करीबन 100% क्या होंगे, लड़के प्लस लड़कियां, होगी कि नहीं होगी, होगी। ठीक है, चलो उसमें से 70% लड़के हैं, तो यहाँ पे यदि 70% मेरे दोस्त लड़के हैं तो 100 में से 70% निकालेंगे तो 30% बचेगा, और ये 30% क्या है, वो क्या होगी, लड़कियाँ होगी। और लड़कियों की संख्या 30% पे कितनी दी हुई है, 255 दी हुई है 30% पे। तो बस हमें क्या, लड़कों की संख्या निकालनी है, तो 70% पे कितनी होगी, ट्रिपलेट लगाएंगे तो 255 गुणा 70 के बटे में 30। ठीक है, चलो तो यहाँ से ये दोनों चले गए, 3 से ये 3 8 24 3 5 15 7 5 35,
यानी कि 7 5 35 करने से इकाई का अंक 5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन देख लेना कहाँ पे इकाई का अंक आपका 5 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो 595 आपका आंसर आएगा। वैसे भी आप इन दोनों का फुली गुणाकार करेंगे तो भी आपका 595 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो वीडियो पसंद पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 10.3 गुणा 1.07 का मान क्या है। अब गुणाकार करना है किसका, 103, 10.3 और 1.07 का हमें गुणाकार करना है। कैसे करेंगे देखो, चलो एक तरीका बताता हूँ, और वो तरीका क्या है, अभी पॉइंट को आप भूल जाइए, पॉइंट को आपको भूल जाना है। 10.3 है उसको हम 103 रखेंगे और 107 रखेंगे, 1.07 को 107 रखेंगे। आप 3 एक साथ गुणाकार करेंगे, इस प्रकार से करने जाएंगे तो आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 0 रखेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे, उससे बेटर होगा 103 को आप क्या कर दें, 100 + 3 कर दें, उसका गुणा 107 से कर दें। अब यहाँ पे 107 गुणा 100 करेंगे तो आसान रहेगा, 107 पीछे 0 2 0 लगा दो, प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 0 21, 321 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा, 1 0 7 और 3, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखो, 2 1 7 और 3 10, यहाँ पे 1 कैरी आई, 1 और 1, यानी कि 11,021 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे देखो, दाईं ओर से देखना है कितने अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि टोटल अंक देखें तो 3 अंकों के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 अंकों के बाद आपको पॉइंट रख देना है, तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। ठीक है, चलो तो 11.021 आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर होगा। क्या देखना है आपको, दाईं ओर से देखना है कितने अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट है, 1 अंक के बाद है, यहाँ पे दाईं अंक के कितने अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है। गुणा करेंगे तो 2 और 1 अंक का योग करेंगे तो 3 अंक होगा, और 3 अंक आपको यहाँ से छोड़कर पॉइंट रख देना है दाईं ओर से, 1 2 और 3 अंक, तो 11.021 आपका आंसर होगा। चलो, कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा P है वो कितना हो जाएगा, 2P के बराबर हो जाए। कब, तो कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से वो 2, आपको बस ब्याज का दर निकालना है, वर्ष निकालना है। तो I = PRN के बटे में 100, ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा। अब यहाँ पे जो 5% ब्याज की दर से वो दुगनी हो जाएगी, यानी कि जो दूसरी राशि है 2P वाली राशि है, ये जो P वाली राशि है वो क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, यानी कि उसमें ब्याज जोड़ रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि P + PRN के बटे में 100 + P, ये क्या है, ये क्या है, 5% ब्याज की दर से अब n वर्षों में जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं 2P लगा सकता हूँ, अब लगा सकते, क्योंकि ये तो हमारा ब्याज मुद्दल हुआ, ब्याज मुद्दल किसके बराबर, 2P के बराबर हो रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ से P कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचेगा क्या, R और N, और R हमारे पास दिया हुआ है कितना प्रतिशत, 5%, तो R हमारा 5% है, यहाँ पे 5% लगा दे, 5 से ये किसके बाद जाएगा, 20 के बाद जाएगा, तो n के बटे में 20 + 1 = 2, तो n = 20 माइनस n = 40, यहाँ से 20 पहले देखो, आपको समझाने के लिए अच्छे से लिखता हूँ, n + 20 उसके बटे में 20 = 20 या फिर 2। ठीक है, चलो अब क्या होगा, ये 20 को यहाँ पे जाने देंगे, तो n + 20 = 40, तो n कितना होगा हमारा, 40 में से 20 जाएगा तो 20 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन मेरे दोस्त प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। यदि समझ में ना आए तो फिर से एक बार प्रीवियस पीछे जाके देख लो। आगे बढ़ते हैं, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, बस वह आपको याद रखना है। कितना हो रहा है, 4/3 πr³, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला है। याद रखें, आयतन होता है
वो हमेशा क्यूब में आता है। क्या आता है, यदि आपको थोड़ी सी ट्रिक में समझाऊं तो आयतन जो होता है उसमें जो घात होती है, किसी की भी घात, वो क्यूब में होती है, या फिर जो यूनिट होती है वो उसकी घात भी क्या होती है, क्यूब में होती है। लेकिन यदि क्षेत्रफल हो तो उसकी घात कहाँ से होती है, उसकी घात होती है मेरे दोस्त वर्ग में होती है, ये बात याद रखो। तो यहाँ पे आपका 4πr² है, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी घात यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है, 2 घात दिखाई दे रही है। अब 2 घात कभी नहीं हो सकती आयतन की हमेशा 3 घात होती है, बस इतना याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है 0.0025 को भिन्न के रूप में बदलना है। आसान है, 0.0025 है तो हम उसे 25 के बट्टे में 10,000 लिख सकते हैं। कैसे, अब देखो पॉइंट को यहाँ पे ले जाना, कहाँ पे ले जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अंक जाएगा, 1 2 3 और 4। तो 25 के बट्टे में 1 के पीछे 4 0 लगा देंगे। ठीक है, देखो पॉइंट यदि दाईं ओर जाएगा, कहाँ पे, दाईं ओर, तो बट्टे में 1 के पीछे जितने अंक जाएगा उतने 0 लगाना है, यानी कि 25 के बटे में 10,000। यदि ये ऑप्शन में अभी तो फिलहाल के लिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। लेकिन मेरे दोस्त यदि ना दिया हुआ होता तो 25 से ये 400 बार चला जाता, यानी कि 1 के बटे में 400 भी आपका उत्तर आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। चलो x का 7% 35 है, तो x का मान क्या है, x का 7%, चलो वाह, तो वो कितना है, 35 है, तो हमें x का मान निकालना है। तो 7 से ये 5 बार चला गया, बचेगा क्या, x के बटे में 100 = 5, यानी कि x = 500 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो बस इसी प्रकार से आपको करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अभी भी बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोज़ आपको शेयर करना है। देखो अब दूसरा पार्ट से, जहाँ पर हम रीजनिंग के प्रश्नों की बात करेंगे। कुल प्रश्न 5 हो गए और कुल मार्क हमारे 10 हो गए। चलिए रीजनिंग का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 2 3 5 8 13, उसके बाद डेस्क है और 34। तो आपको क्या डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच 1 का है, इन दोनों के बीच 2 का है, इन दोनों के बीच 3 का है, इन दोनों के बीच कितने का है, आप देख सकते हैं 4 का नहीं है, 5 का है। ठीक है, क्या यहाँ पे डायरेक्ट 5 का डिफरेंस हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। यदि यहाँ पे यदि 6 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे क्या आता, 19 आता। ठीक है, अब 19 तो आपके ऑप्शन में नहीं है। यदि आप क्रमबद्ध चले तो क्रमबद्ध तो नहीं हो रहा है, तो 1 2 3, फिर क्या हो रहा है, डायरेक्ट 5 हो रहा है। तो यहाँ पे आप कितने का डिफरेंस लिख सकते हो, यदि यहाँ पे आप 8 का डिफरेंस रखो तो ही सही रहेगा। कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। 1 है तो 1 में हमने क्या ऐड किया, तो 2 ऐड की, 2 में हमें 1 ऐड किया तो 3 हुआ, 3 में हमने 2 ऐड किया तो 5 हुआ, 5 में हम कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा। यानी कि इन दोनों में 8 ऐड करेंगे, 13 में 8 ऐड करेंगे तो वो 21 आ रहा है। तो 21 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। इस प्रकार से हम करेंगे। चलो अगला है, क्या है, KM5IP8 इस प्रकार से दिया हुआ इस श्रेणी को हमें पूरा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन से अल्फ़ाबेटिकल में, वो घट्टे क्रम में है। कौन से क्रम में, घट्टे क्रम में। यदि आपको यहाँ से घट्टे क्रम में समझ में ना आए तो आपको पीछे से देखना है। पीछे से क्या देखना है, देखो ई के बाद क्या रहा है, ई फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने जो अल्फ़ाबेट का है, ई के बाद एफ और जी यानी कि +1 का है। ठीक है, अब जी के बाद भी +1 का है, आई के बाद भी के +1 का है। तो यहाँ पे ई के बाद भी कौन सा होगा, ये डी। ई के बाद मेरे हिसाब से सी होगा। ठीक है, क्योंकि -1 यहाँ से डी सी होगा, तभी तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का होगा, +1 का होगा। सी के बाद डी और उसके बाद ए, तो सी होगा, यानी कि पहले तो आपका सी आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है, चलो सी आपका पहला सी आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सी वाले ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है
और ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब वाई देखना है, वाई तो दोनों जगह पर समान है, तो अब लास्ट में क्या आएगा, यानी कि ये अंक है उसमें क्या आएगा, तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, और 14 और 3 कितना आ रहा है 17, यानी कि सी वाई 17 वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। यदि वाई ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वाई तो ऑलरेडी आता ही है बस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ZDV XGS VJP, उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ से आपको ये भी क्या है, अल्फ़ाबेट के अवरोही क्रम में है। ठीक है, देखो तो अब क्या होगा, V के बाद यहाँ से आपको उल्टा जाना है, तो V के बाद क्या आएगा U फिर X, यानी कि +1 का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे V में 2 ऐड करेंगे तभी X होगा, X में हम कितने ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे तभी Z होगा। तो अब यहाँ पे कोई संख्या होगी जिसमें पहले के स्थान पर 2 ऐड करने से वो V हो रहा है, तो वो क्या होगी, S के बाद T U और V, S भी नहीं होगा, T होगा। तो T होगा तो पहले स्थान पर T होगा तभी T में 2 ऐड करने से वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो पहले स्थान पर यदि आपको पता चल गया कि T है तो आपको देखना है यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन हमारे मैच हो रहे हैं, तो पहले स्थान पर तो T आ रहा है। अब यहाँ पे हमें कोई भी एक निकालने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी दोनों है वो अलग अलग है, दूसरे दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कोई भी हम लास्ट वाले का निकालते हैं। देखो P के बाद क्या हो रहा है, Q फिर R और S, यानी कि यहाँ पर भी +2 का है, +3 का है। ठीक है, फिर S के बाद T U और V, यानी कि यहाँ पर भी +3 का है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहले के स्थान पर जो अक्षर होगा वहीं वो उसका डिफरेंस भी कितने का होगा, +3 का होगा। यानी कि मेरे दोस्त यदि +3 का डिफरेंस हुआ तो मेरे दोस्त M के बाद क्या होगा, OP, ये नहीं हो सकता। R के बाद क्या होगा, R के बाद STU, और ये नहीं हो सकता, M ही होगा। हाँ, M के बाद यदि M में हम +3 ऐड करेंगे LM, तो NO और P आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का है। इन दोनों में से, इन समूह में से, इन 4 ऑप्शन में से हमें कौन सा ग्रुप संबंध नहीं रखता है वो निकालना है। देखो पहले में क्या है, JLNKM इस प्रकार से दिया हुआ है। देखो J के बाद यहाँ पे K के बाद यहाँ पे L के बाद यहाँ पे M, और M के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से वो N हो रहा है। ठीक है, बस इसी प्रकार से संबंध हम भी दूसरे में देखते हैं, DFHEJ, तो DFHEJ यानी कि ABCD, तो D के बाद E हो रहा है, E के बाद क्या होना चाहिए, F के बाद J, और J के बाद H हो रहा है, यानी कि ये दोनों समान हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों तो सही है। चलो अब इन जैसा पैटर्न सभी में बनना चाहिए, तो TWXUV, तो T के बाद U के बाद V, U के बाद V यहाँ पे आ रहा है मेरे दोस्त। V कहाँ पे होना चाहिए, तो V आपका W के स्थान पर होना चाहिए, तभी इन दोनों के जैसे पैटर्न बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, वो मैच नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला है, ग्रुप में असमान संख्या का चयन कीजिए। फिर से वही है क्वेश्चन, FEB NMK ZYU और KJG किस प्रकार से होगा। देखो B, तो B में आप देख सकते हैं यहाँ पर EF है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे LM और N हो रहा है, चलो ये भी ठीक है, YZ हो रहा है, JK हो रहा है, यानी कि ये सभी यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे देखना है, देखो B के बाद क्या हो रहा है, ABC और D और E, यानी कि यहाँ पे +2 ऐड करने से E आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी +2 ऐड करने से हमें M आना चाहिए। देखते हैं, चलो K L और M, हाँ +2 ऐड करने से आना, तो यहाँ पर भी 2 ऐड करने से आना चाहिए। U V W X और Y, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो HIJ G HI और J, यहाँ पे भी +2 करने से आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, मैच नहीं हो रहा है। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब बढ़ने की जरूरत नहीं, 50 क्वेश्चन हमारे समाप्त, यानी कि कहने का अर्थ यह है 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हमारे समाप्त हो गए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सॉल्यूशन कराया है। यदि आप ऐसे ही वीडियो यदि आप चाहते हैं कि मुझे देखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें। उसके अलावा मैं एसएससी जीडी का जो 2021 में जो प्रश्न पेपर निकला था उसका भी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं डेली 10 प्रश्न जो मैथमेटिक्स के और 10 प्रश्न रीजनिंग के सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैथमेटिक्स के जो आपको आसानी से क्वेश्चन जो कोई भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं उसका भी मैं सॉल्यूशन कराता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए।